बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस नई डिज़ीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको उर्दू में फालिज कहते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में उसको स्ट्रोक कहते हैं। और फालिज जो है ये आम तौर पे 40-50 साल की उम्र के बाद की बीमारी है। और ये फालिज दो किस्म का होता है। एक फालिज होता है जो खून की सप्लाई ब्रेन की जब बंद हो जाए तब होता है, और दूसरा फालिज तब होता है जब ब्रेन के अंदर को ब्लीड हो जाए। तो इसको दो मेजर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब जो ब्लीडिंग वाला फालिज है वो तकरीबन 20% लोगों को होता है, और बाकी 80% जो लोगों को फालिज होता है वो खून की सप्लाई बंद होने की वजह से होता है। और आम तौर पे इसमें होता क्या है कि जिस्म का एक साइड का जो हिस्सा है वो पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज से मुराद ये है कि वो काम करना बंद कर देता है। हो सकता है एक बाजू का एक हिस्सा, टांग का एक हिस्सा पैरालाइज हो जाए, या ज़ुबान भी काम करना छोड़ दें और आवाज़ बंद हो जाए, और फेस का कोई हिस्सा भी पैरालाइज हो सकता है। इसी को पूरी डिज़ीज़ को फालिज कहते हैं। अब अगर इसकी तशख़ीस की बात करें तो तशख़ीस एक तो मरीज़ आमतौर पर या मरीज़ के घर वाले घर में ख़ुद भी कर लेते हैं। उनको अंदाज़ा हो जाता है कि एक साइड का अगर हिस्सा पैरालाइज हुआ है तो ये आम तौर पे इसको फालिज का पता होता है लोगों को। और उसके बाद करना क्या चाहिए आपको कि फ़ौरन इसको पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाएं। हॉस्पिटल में जाके इसके कुछ टेस्ट होंगे, कुछ रेडियोलॉजी के टेस्ट होंगे, कुछ ब्लड के टेस्ट होंगे और कुछ हार्ट के टेस्ट होंगे। उससे प्रॉपर इसकी तशख़ीस होगी कि ये किस किस्म का फालिज है, और उसी के मुताबिक इसका इलाज है। घर में आप इसके लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि फ़ौरन पेशेंट को उठाएं और किसी करीबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले जाएं। अगर फ़र्ज़ करें आपकी डायग्नोसिस हो गई है ब्लीडिंग वाली, तो इसको आम तौर पे न्यूरोसर्जन डील करता है। और अगर ये दूसरा मामला है जो कि खून की सप्लाई बंद होने से हुआ है, तो फिर इसको फिजिशियन आपका ट्रीट करेगा, और वो ये फ़ैसला करेगा कि क्या ये जो खून की सप्लाई बंद हुई है ये गर्दन की खून की नाली में ब्लॉकेज आने से हुई है या कोई और वजह है। तो अगर तो ये गर्दन में जो खून की नाली है जो ब्रेन को सप्लाई करती है उसकी ब्लॉकेज की वजह से हुई है, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट आम तौर पे वैस्कुलर सर्जन को रेफ़र की जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो 2-3 तरीक़ों से होती है। एक तो फालिज की स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है, वो तो आपके फिजिशियन आपको बता देंगे कि स्पोर्टिव ट्रीटमेंट किस तरह करनी है, मरीज़ की लुक आफ्टर, नर्सिंग केयर और बाकी इसमें जो मेडिकेशन है वो किस तरह करनी है। बाकी इसका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है, शुगर का कंट्रोल है, वो सारा इसमें आ जाता है। उसके बाद इसके टेस्टों से ये अंदाज़ा होगा कि आपकी ब्लॉकेज गर्दन की नाली में है, कितने परसेंटेज की है, उसने कितना इफेक्ट किया है। उसके मुताबिक आपका वैस्कुलर सर्जन ये फैसला करेगा कि इसका इलाज ऑपरेशन से होगा या स्टेंटिंग से होगा। आम तौर पे 2 तरीक़ों से ये ब्लॉकेज दूर किया जाता है, या ऑपरेशन से या स्टेंट से। अब इसका फ़र्क थोड़ा सा समझ लें। यूजुअली होता ये है कि मरीज़ के अटेंडेंट जब आते हैं वो कहते हैं जी आप ऑपरेशन की हमसे बात ना करें, आप इसमें कोई स्टेंट डाल दें या कोई एंजियोप्लास्टी कर दें। तो ये फ़र्क आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो ऑपरेशन इसमें खून की नाली को क्लीन करने के लिए किया जाता है उसके रिस्क स्टेंट डालने से बहुत कम है। स्टेंटिंग पूरी दुनिया में शुरू हुई को 20-25 साल पहले, अब आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो रही है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने में आए। और आपकी एक फिगर आपको याद रह सकती है कि अगर आप स्टेंट डालते हैं तो ऑपरेशन के दौरान फालिज जैसी कॉम्प्लिकेशन होने का चांस होता है को 8 से 10% लोगों में, और अगर आप ऑपरेशन करते हैं तो ये सिर्फ 2 से 3% लोगों में इस तरह का रिस्क होता है। तो इस लिहाज से देखा गया है और स्टडीज़ सारी ये बताती हैं, सारी रिसर्च ये बताती है कि ऑपरेशन का तरीका खून की नाली का जो ब्लॉकेज है उसको दूर करने के लिए सबसे बेस्ट है। और ये ऑपरेशन आजकल बगैर बेहोशी के हो जाता है, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है। गर्दन का एक एरिया सुन करते हैं, उसके बाद उसको छोटा सा कट लगा के ऑपरेट करते हैं और 1-2 दिन में मरीज़ घर चला जाता है। और इसका जो मेन एडवांटेज वो ये है कि जो पिछली फालिज की रिकवरी इससे नहीं इफ़ेक्ट होती, इससे आइंदा जो फालिज होने का ख़तरा है जो कि तकरीबन 40-50% मरीज़ों में अगले चंद दिनों में या चंद महीनों में हो सकता है, वो ख़तरा ख़त्म हो जाता है।
तो इस ऑपरेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आइंदा आने वाले जो फालिज होने का ख़तरा है मरीज़ को, वो ख़तरा या तो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और बाकी इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ऑपरेशन करवाना ही नहीं चाहिए या स्टेंट डलवाना ही नहीं चाहिए, तो वो फ़ैसला ना आप करेंगे ना आपका फिजिशियन करेगा, ये आपका वैस्कुलर सर्जन करेगा। तो अब इस तरह का जब भी मसला हो, आप वैस्कुलर सर्जन से जो भी आप जिसके पे भी आपका ट्रस्ट है उससे ये डिस्कशन ज़रूर करें और उससे पूछें कि क्या आपका इलाज सिर्फ मेडिकेशन से होना चाहिए, क्या ऑपरेशन से होना चाहिए, या स्टेंट डालना चाहिए, या इसके अलावा कोई ऑप्शन है। तो उसके बाद आप ये फाइनल डिसीजन लें, ये खुद से ये सुनी सुनाई बातों से इस तरह का फ़ैसला ना करें। शुक्रिया।